हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पंजाब एडीए की T20 मॉक टेस्ट सीरीज़। और आज इस लेक्चर सीरीज़ की 4th वीडियो है। आज का लेक्चर आपका आईपीसी के ऊपर है जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सीरीज़ चलेगी आपकी 5th ऑफ नवंबर तक। 6th को आपका एग्ज़ाम है। तो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, if a person who is a citizen of India commits any offense out of India. If a person who is a citizen of India commits any offense out of India, कोई एक ऐसा इंसान जो इंडिया का सिटीजन है बट वो जो ऑफेंस करता है वो आउट ऑफ इंडिया करता है, देन ऑप्शन ए, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एज द एक्ट वॉज नॉट कमिटेड इन इंडिया. Option B, he can be prosecuted in the country where the offense was committed. Option C, he can be prosecuted in India in any place in which he may be found. Option D, he cannot be prosecuted neither in India nor the country where the crime was committed. So right answer is option C. He can be prosecuted in India in any place in which he may be found. जहाँ पर भी वो इंडिया में मिलेगा ना वहाँ पे उसके ऊपर ट्रायल चल सकता है, एनी प्लेस इन इंडिया. मान लो कि अगर ऑफेंस लंदन में जाकर किया है और ए ने जो ये ऑफेंस किया है और वो ए बाद में जाके चंडीगढ़ में उसको पाया जाता है तो उसके ऊपर जो ट्रायल है वो चंडीगढ़ में भी चल सकता है. और अगर उसको दिल्ली में पाया जाता, उसको दिल्ली में पकड़ा जाता तो दिल्ली में चल सकता था. इन एनी प्लेस इन विच ही मे बी फाउंड. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी. 188 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि भाई जो भी इंसान आउट ऑफ इंडिया ऑफेंस करेगा उसके ऊपर ट्रायल इंडिया में भी चल सकता है. कैसे चल सकता है? जहां पे वो पकड़ा जाएगा वहीं पे चल सकता है. एंड दिस शुड बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी. All right. Question number 2. In which of the following cases mens rea is irrelevant? इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें mens rea, that is guilty intention, knowledge or something, irrelevant है? An offer to commit crime. Option B, murder. Option C, kidnapping. And option D, extortion. Normally IPC में इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जब भी कोई ऑफेंस होता है वी नीड एक्टस रियस प्लस मेंस रिया. बट देर आर सम एक्सेप्शंस in which cases the requirement of mens rea is not there. In these options, the right answer is option C, kidnapping. ऑप्शन सी, किडनैपिंग. किडनैपिंग की ऑफेंस में सेक्शन 361 और रेड विद सेक्शन 363, यहाँ पर आपको मेंस रिया की जरूरत नहीं है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. एक्स विद a व्यू टू मर्डरिंग वाई एंटर वाइस बेडरूम एट नाइट व्हेन वाई इज आउट ऑफ स्टेशन. एक्स इज गिल्टी ऑफ. यहाँ पे एक्स वाई के घर में गया वाई का मर्डर करने के लिए, बट उस टाइम पे वाई आउट ऑफ स्टेशन था. तो एक्स ने क्या ऑफेंस किया? ऑप्शन ए, अटेम्प्ट टू मर्डर. ऑप्शन बी, हाउस ट्रेसपास. ऑप्शन सी, नो ऑफेंस. ऑप्शन डी, मर्डर. सी, यहाँ पे आप में से कुछ सोचोगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, कि वो अपनी पूरी तैयारी करके उसके घर पे तो गया था, बट यहाँ पे इम्पॉसिबल थ्योरी लग जाती है बिकॉज वाई इज आउट ऑफ स्टेशन, वाई इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस. तो जो उसकी जो प्रेपरेशन थी वो क्या थी? इनकम्प्लीट, जिसके कारण जो ये ऑफेंस होगा ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल. तो ये अटेम्प्ट की कैटेगरी में जाएगा ही नहीं. कुछ लोग सोचते हैं इसका आंसर होगा सी, नो ऑफेंस, क्योंकि भाई वहां पे वाई था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाया. बट द आंसर वुड बी बी, दैट इज हाउस ट्रेसपास. वो वहां पे जाके मर्डर के रिलेटेड कुछ नहीं कर पाया, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया मर्डर का. But the moment he entered in the house with that intention, he committed the offense of house trespass. Clear?
So right answer is option B, house trespass. Question number 4. X, while in a state of voluntary intoxication, kills Z. Prosecution fails to establish that X could form an intention of a sober man. X is guilty of. यहाँ पे क्या है, X ने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ये वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है. जो इंटॉक्सिकेशन है वो क्या है, वॉलंटरीली. And in a state of voluntary intoxication, he kills Z. Now, prosecution fails to establish that X could form an intention of a sober man. जो prosecution था उसके ऊपर burden of proof था. X ने murder कर दिया. X ने जब murder किया, he was in a state of intoxication. और जो वो intoxication थी वो क्या थी, voluntarily. Now, prosecution के ऊपर क्या burden आया कि भाई उसकी आपको इंटेंशन प्रूव करनी है. टू मेक हिम लायबल फॉर द केस ऑफ मर्डर, प्रोसिक्यूशन हैव टू प्रूव द इंटेंशन ऑफ एक्स, राइट. बट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये इंटेंशन प्रूफ नहीं कर पाया. तो एक्स किस चीज के लिए गिल्टी होगा, ए मर्डर, बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन सी डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, and option D, no offense. The right answer is option B, culpable homicide not amounting to murder. Culpable homicide not amounting to murder. C, this is a legal fiction. Section 86 of the IPC. If you read section 86 of the IPC, it creates a legal fiction that in such cases जहाँ पे कोई बंदा इंटॉक्सिकेशन में होकर वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन होकर किसी का मर्डर कर देता है, वहां पे अगर इंटेंशन प्रूफ नहीं होती तो सेक्शन 86 ये लीगल फिक्शन क्रिएट करता है कि नॉलेज इम्प्यूटेड होगी. नॉलेज इम्प्यूटेड ही होगी. नो डाउट इंटेंशन प्रूव करने का जो बर्डन था वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर था, बट इन दिस केस जो नॉलेज है वो ऑलरेडी इम्प्यूट कर देती है सेक्शन 86 की लीगल फिक्शन. सो अगर नॉलेज इस्टेब्लिश है, इंटेंशन नहीं हो पाई, तो क्या माना जाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. A in his madness attempts to kill B. B hits A with an iron rod, seriously injuring him. A in his madness attempts to kill B. B hits A with an iron rod, seriously injuring him. यहां पे जो A था वो क्या था, मैड, और B ने उसको क्या किया, आयरन रोड से सीरियसली इंजर कर दिया. नाउ B हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिंस A इज मैड. B हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिंस A इज मैड. B इज गिल्टी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग ग्रीवियस इंजरी ऑन A, और B हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो A इज मैड. यहां पे इवन दो A यहां पे मैड है, अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी के ऊपर वॉर छेड़ता है, किसी के ऊपर कोई अटेम्प्ट करता है उसको मारने का, तो दिस पर्सन हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस. तो अगर ये इंसान मैड है या अनसाउंड है तो क्या इसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, फिर भी होगा सेक्शन 98 ऑफ IPC. सेक्शन 98 ऑफ IPC. सो राइट आंसर इज B हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो A इज मैड. Question number 6. Use of violence by a member of an unlawful assembly in furtherance of a common object will constitute. Option A, writing. Option B, affray. Option C, assault. Or option D, grievous hurt. The right answer is option A, writing. और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राइटिंग कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, लायबल है. क्वेश्चन नंबर 7. Select the correct answer. A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of the other shall be deemed to have caused his death. ये जो explanation है ये कहाँ पर दी गई हुई है? Option A, explanation 1 of section 300. Option B, explanation 1 of section 299. Option C, explanation 2 of section 300. Option D, explanation 2 of section 299. The right answer is, it is an explanation 1 of section
299. Question number 8. X, having sufficient food, does not provide some food to a beggar who dies of hunger. X is guilty of. एक इंसान है X, इसके पास sufficient food है. He have a good amount of food that he can give to anyone. वो इधर उधर किसी को भी खाना दे सकता है, बट वो नहीं देता, जिसके कारण एक बेगर की डेथ हो जाती है. तो यहां पे X ने क्या ऑफेंस किया? अटेम्प्ट टू मर्डर, नो ऑफेंस. मर्डर और कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट. द राइट आंसर इज बी, नो ऑफेंस. इवन दो यहां पे हम बोल सकते हैं कि दैट X हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन. X had a moral obligation to give him food, but there can be no offense unless and until there is some legal obligation. जब तक कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं हो सकता. गॉट इट? द राइट आंसर इज बी, नो ऑफेंस. क्वेश्चन नंबर 9. द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 379 कुड बी अप टू. सेक्शन 379 किसकी बात करते हैं? थेफ्ट की. और थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 years. ऑप्शन बी, 3 years. और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है. हम लोगों को ना सेक्शन का पता होता है, थेफ्ट के एसेंशियल्स का पता होगा, बट जो पनिशमेंट वाली चीज़ है ना, ये आपको याद करनी है. मेन सेक्शंस की तो याद करनी है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, रॉबरी, डेकॉइटी, इन सब की आपको पनिशमेंट याद होनी चाहिए. इन सेम केस अगर यहाँ पर कोई थेफ्ट अगर आपका सर्वेंट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन द सेम केस अगर यहीं पे थेफ्ट करता है आपका सर्वेंट तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी. क्वेश्चन नंबर 10. रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ. ऑप्शन ए थेफ्ट, ऑप्शन बी एक्सटॉर्शन, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन. द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन both theft and extortion. Robbery is an aggravated form of theft and extortion. जब तक theft नहीं होगा तब तक robbery हो ही नहीं सकती, और जब तक extortion नहीं होगा तब तक robbery हो ही नहीं सकती. There will be either theft or extortion to constitute robbery. Question number 11. What is the offense in which preparation is punishable? ऐसा कौन सा offense है जहां पर preparation भी punishable है? Normally attempt पनिशेबल होता है. किसी भी ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट होता है तो वो पनिशेबल होता है, और ऑफेंस इटसेल्फ पनिशेबल होता है. बट इन सम केसेस इससे जो पीछे वाली स्टेज होती है प्रेपरेशन, अटेम्प्ट करने से पहले वाली जो स्टेज है प्रेपरेशन, वो भी पनिशेबल होती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ऑप्शन ए रॉबरी, ऑप्शन बी डेकॉइटी, ऑप्शन सी मर्डर एंड ऑप्शन डी रेप. The right answer is option B, dacoity. And the answer is given under section 399 of Indian Penal Code. Under section 399 of Indian Penal Code, even dacoity is punishable even when it is just at the stage of preparation. Question number 12. X, an employer, deducts a certain percentage from the salary of his employees, telling that it is their contribution to the provident fund but fails to credit in the fund. X commits which of the following offense? यहाँ पे X जो कि एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि मैं इतना परसेंटेज आपका सैलरी का रख रहा हूँ जो कि आपके PF में क्रेडिट हो जाएगा, बट वो होता नहीं है. ही फेल्स टू क्रेडिट इट. तो X ने यहाँ पे क्या ऑफेंस किया है? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट और चीटिंग. The right answer is option B, criminal breach of trust. And this is directly from the explanation 2 of section 405 IPC. Question number 13. Which of the following is immaterial for the offense of wrongful confinement? जब wrongful confinement होती है, क्या होती है wrongful confinement? एक तो होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. अगर मैं यहाँ से, ये एक रास्ता है,
अगर मैं यहाँ से अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ और किसी ने यहाँ पे अपनी बीच में गाड़ी लगा दी, तो ये क्या होगा? ये होगा wrongful restraint. Wrongful restraint, because I have the right to go through this way, बट मैं इस रास्ते से अब नहीं जा सकता क्योंकि किसी ने यहाँ पे बीच में गाड़ी लगा दी, बट मैं यहाँ से पीछे से जा सकता हूँ. इन सेम केस अगर यहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ और आगे मेरे गाड़ी लगा दी और पीछे भी किसी ने आके गाड़ी लगा दी, पीछे भी सेम बंदे ने आके गाड़ी लगा दी कि भाई तू अब यहीं रहे, तू ना आगे जा सकता, तू ना पीछे जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. जब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है तो क्या मैलिस इंपॉर्टेंट होता है या फिर पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है, या दोनों नहीं होते, या दोनों ही होते हैं? द राइट आंसर इज बोथ. बोथ मैलिस एंड पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट इज इममटीरियल. इवन दो अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आप अगर रॉन्गफुली कन्फाइन हो गए तो ऑफेंस यहाँ पे कमिट हो चुका है. इवन दो ये जो 2 गाड़ियां खड़ी करी गई थी, वो गाड़ियां खड़ी करने के पीछे कोई मैलिस नहीं था, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, कोई बैड मोटिव नहीं था, तब भी यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो चुका है. You got it? Both period of confinement and malice is immaterial for the offense of wrongful confinement. Question number 14, and it is a very important example. Question number 14, A incites a dog to spring upon Z without Z's consent. Here A commits the offense, A using criminal force, B criminal assault, C criminal intimidation, and D mischief. The right answer is A, using criminal force. A, using criminal force. और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, A, who was with the dog, started to loosen the chain of the dog, knowing that B will be in fear on such act by A. And here A commits which of the following offense? Criminal assault, criminal intimidation, criminal force, or no offense? The right answer is option A, criminal assault. Option A, criminal assault. अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैंने दिया यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया मैंने यूजिंग that is criminal assault under section 351 and criminal force under section 350. See, the difference is in question number 15, when A started to loosen the chain, यहाँ पे जो gesture था ना उसका कि भाई मैं इस डॉग को इसकी ये चेन उतारने लगा हूँ, जो उसका gesture था उसके साथ जो इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर वो क्रिमिनल असॉल्ट बन जाएगा. This illustration is given under section 351 and this illustration is given under section 350. You must go through this. और ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, इसका आंसर अच्छे से देख लेना. All right, question number 16. For abduction, the person abducted should be option A only minor, option B only major, option C minor or major, option D none. The right answer is ऑप्शन सी, माइनर और मेजर. अबडक्शन माइनर का भी हो सकता है और मेजर का भी हो सकता है. और किडनैपिंग किसकी हो सकती है? इन द केस ऑफ किडनैपिंग इट कैन बी कमिटेड ओनली अगेंस्ट अ माइनर. आप किडनैप सिर्फ एक माइनर को कर सकते हो, बट अगर आप किसी 18 ईयर से ऊपर वाले को किडनैप कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबडक्शन. अबडक्शन 18 ईयर से कम वालों को भी होती है, दैट इज माइनर की भी होती है और मेजर की भी होती है. और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की मेजर होने की एज क्या दी गई हुई है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17. द एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज ऑप्शन ए डिसेप्शन, ऑप्शन बी ट्रिक और शाम, option C dishonest concealment of facts, and option D all of the above.
द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। चीटिंग के ऑफेंस में ऑल दीज थ्री आर द एसेंशियल्स। और इनमें से जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो डिसेप्शन है ना, डिसेप्शन, इट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ऑफेंस, इनिशियली ही शुरू हो जाती है, इनिशियली ही शुरू हो जाती है। अगर शुरुआत में ये डिसेप्शन वाला माइंडसेट नहीं है बट बाद में आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। बट अगर डिसेप्शन शुरुआत से ही है तो वो क्या होगा, चीटिंग, चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, A voluntarily throws into a river belonging to B. A voluntarily throws into a river a ring belonging to B with intention thereby causing wrongful loss to B. A has committed the offense of theft, extortion, mischief or robbery. The right answer is C, mischief, under section 425 of IPC. Question number 19. House trespass includes option A, lurking house trespass, option D, lurking house trespass by night, option C, house breaking, option D, all of the above. The right answer is D, all of the above. बहुत ही easy question था बट ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, the difference between criminal intimidation and extortion relates to, very important question. The difference between criminal intimidation and extortion relates to option A, delivery of property, option B, threat of injury, option C, both, and option D, intensity of threat. The right answer is delivery of property. Delivery of property. एक तरफ तो है आपका एक्सटॉर्शन और दूसरी तरफ है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सी, एक्सटॉर्शन का जो एक्टर सीरीज होता है वो क्या होता है, देर इज थ्रेट ऑफ इंजरी, देर इज थ्रेट ऑफ इंजरी, ये तो होता ही होता है और ये इधर भी होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में भी होता है थ्रेट ऑफ इंजरी। बट द मोमेंट देर इज थ्रेट ऑफ इंजरी द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज कंप्लीट पर द एक्सटॉर्शन इज नॉट येट कंप्लीट। जब तक यहां पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होगी, किसी ने किसी को थ्रेट किया इंजरी के लिए कि भाई मुझे इतने पैसे दे, जब तक वो पैसे नहीं दिए जाएंगे, जब तक वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होगी, तब तक एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बट क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्रेट ऑफ इंजरी इज इन बोथ। क्लियर? ऑलराइट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और इसके बाद मैं और भी सीरीज शुरू करने लगा हूँ, जैसे कि आपकी एक आंसर राइटिंग सीरीज शुरू करूँगा और इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज भी शुरू करूँगा यहाँ पे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।